हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और ट्वेल्थ हम सीबीएसई भी सोल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ जेई के भी क्वेश्चंस को सोल्व करते जा रहे हैं। तो चैनल से बने रहना, ठीक है। आपके यहाँ पे पूरा का पूरा सीबीएसई का भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और जेई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। तो साथ साथ में जितने जेई मेंस के क्वेश्चन है वो भी आप करते रहो। आपकी सीयूईटी की तैयारी भी होती रहेगी, जेई की तैयारी भी साथ साथ ही चलती रहेगी, ठीक है। नो डाउट जिन बच्चों की 11th खराब हो चुकी है भैया, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th पे ही फोकस करेंगे। क्लास 12th में जितने भी टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे क्लास 11th के टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो आपको ज़रूर कराएंगे, ठीक है। बच्चे इस टाइम बड़ी दुविधा में है कि सर मेरी तो क्लास 11th बिल्कुल ख़राब हुई हुई है ना। और ये बेटा सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हो, हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनकी 11th ख़राब हुई है, क्योंकि 11th में आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हो, ठीक है। और फिर ट्वेल्थ में वो भुगतना पड़ता है, फिर आप डिप्रेशन में जाते हो। अब ट्वेल्थ में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्वेल्थ पे ही फोकस करना है। किसी के मन में ये आ रहा हो मैं तो 11th भी उठा के बैठ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा 11th का पढ़ लूँगा, थोड़ा ट्वेल्थ का पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं है। 100% ट्वेल्थ पे फोकस रखो। जो आपका टीचर करा रहा है सिर्फ उसी को करो। जहाँ पे उसे लगेगा कि क्लास 11th के टॉपिक की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पे हम आपको कराएंगे, ठीक है। ट्वेल्थ में ही आपको कराया जाएगा। तो चलो चलते हैं इसी के साथ। क्या करना है, हमारा आज का चैप्टर 1, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। शेयर कर देना भैया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो सब कुछ आपको शेयर भी करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो भाई, लास्ट लेक्चर आपने जो लगाया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन है देखो, मेंस 2021 का। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, मेंस 2021 का। और जेई में तो कुछ पुराना होता ही नहीं यार, ठीक है, सिलेबस वही चलता आ रहा है। एडवांस ही हुए हैं, कम कुछ भी नहीं हुआ है। द मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है सोल्यूट का। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मतलब काई 1 की वैल्यू आपको बतानी है इन 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 100 मोलल, ये क्या है, मोलैलिटी। ये आपको क्या गिवन है बेटा, मोलैलिटी इसकी कितनी है, 100 मोलल। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सोलवेंट जो हमारा है वो क्या है, वाटर है। सोलवेंट क्या है, वाटर है। अब डायरेक्ट हमें पता है रिलेशन, है ना। हमें एक रिलेशन पता है जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू काई 1 अपॉन काई 2 इन 2000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। अब यहाँ पे मोलैलिटी दी हुई है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। मोलैलिटी है हमारे पास 100 इंटू काई 1, इसको 1 माइनस काई 1 लिख सकते हैं, इंटू 1000। मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है, 18, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इसको उधर लेके जाते हैं। तो 1 माइनस काई 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 10 काई 1, है ना। तो 18 इज इक्वल टू 28 काई 1। तो यहाँ से काई 1 की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 18 अपॉन 28, विच इज़ 9/14। फ्रैक्शन में निकालना है तो फ्रैक्शन में निकाल लेना, ऑप्शन जो भी दिए थे, ठीक है। फ्रैक्शन में निकालोगे तो 0.6 के आसपास ये आपको मिलेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये कंप्लेंट तो नहीं आनी चाहिए कि भैया जेई के क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। इफ अ सब्सटेंस ए डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ बी एंड सी। भैया एक सॉल्यूशन था, ये एक सॉल्यूशन है बी प्लस सी का। मीन्स इसके अंदर बी के भी कुछ मोल्स हैं, इसके अंदर सी के भी कुछ मोल्स हैं, with their respective number of moles as Na, Nb, Nc, then the mole fraction of C in the solution। अब आपने इसमें A भी डाल दिया है, सब्सटेंस A भी डाला, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने डाले होंगे, कुछ मोल्स होंगे जिसमें कितने लिया हमने, Na, क्योंकि दिया हुआ है। तो कह रहे हैं C के नंबर ऑफ मोल्स, C का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा, मोल्स ऑफ C,
अपॉन टोटल मोल्स। सी के मोल्स कितने हैं, एन सी। टोटल मोल्स कितने होंगे, ए के भी, बी के भी और सी के भी। ठीक है, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ठीक है, ये आपका क्या था आंसर। तो मेंस 2024 का है। तो इतना ऐसा क्वेश्चन भी आता है भाई, ठीक है, सब कुछ आता है। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ आपका लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म के जितने भी डाउट हैं जो भी है इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आप बोलोगे बहुत सारी होती है नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, हमारे लिए लास्ट क्या है अभी, मोलैरिटी करेंगे। इसके बाद आपको नॉर्मेलिटी कोई कराता है, ठीक है, नहीं कराता कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ट्वेल्थ में हम वहाँ पे देखेंगे, अदरवाइज़ हमें कुछ लेना देना नहीं है। जितना आपको कराया जाए उतना शांति से करते रहो और सीबीएसई में पूरे नंबर लाने की तैयारी करते रहो। ठीक है, सीबीएसई में भी पूरे नंबर आएंगे और उसके बाद जेई भी आपको देना है। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का मतलब है भैया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं। पहली चीज़ तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू, एक मिनट थिकनेस कम करते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो यहाँ पे आप 1000 लगा दोगे। ठीक है, अगर ml में है तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, 1000 लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसका बेटा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या फिर मोलर, MOLAR, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है 5 MnAOH, इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 5 मोल्स है। और आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, NaOH, 5 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल्स प्रेजेंट हैं NaOH के। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो यहाँ पे अच्छा ये सॉल्यूशन 1 ही लीटर है, पता नहीं, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, ये 5 मोलर NaOH है, इसका मतलब 1 लीटर में तो 5 मोल मिलेंगे। अब ये जितना भी लीटर हो उसके हिसाब से आप यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लीटर में 5 मोल है, 2 लीटर में 10 हो जाएंगे, हाफ लीटर में 2.5 हो जाएंगे। क्लियर, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। चलो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का। क्या कहता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in the laboratory work is 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। तो ये क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड का 68% बाय मास का मतलब W/W। तो याद है ना, ये क्या बताता है, सोल्यूट का मास, और ये क्या बताता है, इसका मास सॉल्यूशन का। तो यहाँ से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली, मास ऑफ सोल्यूट जो हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3 इज इक्वल टू 68 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन
कितना है 100 ग्राम, परसेंटेज का मतलब 100। ये चीज़ हमने बहुत बार कर ली। इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। What should be the molarity of such a sample of acid if the density of the solution is 1.504? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, 1.504 ग्राम पर एम एल। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 1000। एमएल में है तो 1000। अब यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ गया यहाँ से, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम क्या आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। मोल्स ऑफ सोल्यूट, चलो आगे लिखते हैं। यहाँ पे मास कितना है, 100 अपॉन 1.504, 1.504 ये चीज़ हो गई। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 68 ग्राम दिया हुआ है। HNO3 है, HNO3 का मास होता है बेटा 63। ठीक है, तो सिंपल कैपिटल एम की वैल्यू आ गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट 68 अपॉन 63 अपॉन 100 अपॉन 1.504 इंटू 1000। तो सिंप्लीफाई करके इसको लिखोगे 68 इंटू 1.504 इंटू 1000 अपॉन 63 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करो और अपना आंसर निकाल लेना। कैलकुलेशन है, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपको कैलकुलेशन टफ मिलेगी, और जबकि आपके जो जेई के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। लो मोलैरिटी पे एक और क्वेश्चन देखो, 2024, 29 जनवरी 2024, एक साल पहले का ही क्वेश्चन है, करते हैं चलो। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, a solution of H2SO4 is 31.4% H2SO4 by mass। तो 31.4% W by W H2SO4। यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, मास ऑफ H2SO4 31.4, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है 100 ग्राम, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर एमएल। तो वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी बेटा, क्योंकि टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जल्दी जल्दी, अभी तो मैं सारा कुछ लिख के करा रहा हूँ और बोर्ड्स में आपको लिख के ही करना है, तो ये उसके लिए भी है। लेकिन जेई के लिए तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में डालेंगे वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स कितने, मोल्स मास अपॉन मोलर मास, मास 31.4, मोलर मास होता है इसका 98, अब आपको याद होना चाहिए 100 अपॉन 1.25 इंटू 1000। ठीक है, तो इसको सोल्व करो और यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। नियरेस्ट इंटीजर अगर आपका पॉइंट्स में आए तो उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में बना लेना। आंसर मैं बताता हूँ इसका, लगभग 4 आंसर है इसका। ठीक है, 4 इज योर आंसर। तो कैलकुलेट करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और इंटीजर में हमें बताना है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो 4 मोलर इसकी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अच्छा, H2SO4 का मोलर मास गिवन भी है, अदरवाइज आपको H2SO4 का याद भी होना चाहिए। H2SO4, HNO3, HCl, ग्लूकोज, इन सब के आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है,
तो देखो भाई, जेई के भी आप आज आपने 3 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लिए। क्लियर। चलो, अब हम बात कर रहे हैं अपने लिक्विड सॉल्यूशन की। यहाँ से आपका क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। क्लास 11th की जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नॉर्मेलिटी एज सच यूज़ नहीं होगी, फॉर्मेलिटी यूज़ नहीं होगी। जहाँ पे यूज़ होगी वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका चैप्टर है का नाम है ना सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में मेनली हमें क्या पढ़ना है बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है। अब लिक्विड सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग में आपको सॉल्यूशन चैप्टर की जब इंट्रोडक्शन दी थी तो लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? सोलवेंट हमारा लिक्विड फेज में है। सोलवेंट क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। अच्छा, सोलवेंट लिक्विड रहेगा तो सोल्यूट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? सोल्यूट तो का तो कुछ नहीं कह सकते। सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। क्लियर। तो इसी बेसिस पे लिक्विड सॉल्यूशन आपके कितने टाइप का बन गया? गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यही आपका चैप्टर है। जब आपकी ये तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन से। अब आपके स्कूल में जनरली गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन कराया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको हेनरीज लॉ कराया जाता है। ठीक है, वहां पे भी हम पहुंच जाएंगे, एंड में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, फिर सॉलिड वाले पे, फिर लास्ट में हम किस पे जाएंगे? गैस पे जाएंगे। आई नो पैटर्न थोड़ा सा अलग रह सकता है, लेकिन जेई के हिसाब से जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा वो हम आपको कराएंगे, और साथ ही साथ आपकी सीबीएसई भी होती चली जाएगी। ठीक है। चलो, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा पहला टॉपिक आएगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग डाल लेना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का मतलब क्या है सर? उसमें कोई और मतलब कुछ भी उसके साथ, बिल्कुल अगर आपने वाटर लिया है वो वाटर ही है। ठीक है, बिल्कुल प्योर वाटर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक, प्योर लिक्विड। ठीक है। तो मान लो ये आपके पास ये कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर है, और इसमें हमने एक लिक्विड फिल किया। प्योर लिक्विड, दैट इज वाटर। ठीक है। अब ये क्लोज्ड है, ऊपर से क्या है? ये क्लोज्ड है। ध्यान से समझते रहना वेपर प्रेशर क्या होता है। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे इसके वेपर्स बनेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? वेपर्स बनेंगे। क्यों? ये चीज़ क्या होगी? इवेपोरेट करेगी। यहाँ पे क्या होगा? इवेपोरेशन होगा या वेपराइजेशन होगा, जो भी आप कहना चाहते हो। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड से किस स्टेट में जा रहे हैं हम? वेपर में या गैस में। ठीक है। अब ये क्लोज कंटेनर है। आपने देखा होगा, अगर आपने प्रेशर कुकर वगैरह या किचन में कभी भी काम किया है तो देखा होगा, अगर आप प्लेट रख देते हो किसी कंटेनर के ऊपर, है ना, ढक के, फिर अंदर से स्टीम आती है, लेकिन प्लेट के ऊपर क्या होता है? पानी पानी भी आपको दिखाई देता है। वो पानी कहाँ से आया? स्टीम क्या हो रही है? कंडेंस भी हो रही है। स्टीम क्या हो रही है? कंडेंस भी हो रही है। पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये है क्या? दीज आर वेपर्स ऑफ प्योर लिक्विड।
प्योर लिक्विड के ये क्या है, वेपर है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कुछ क्या होंगे, कंडेंस भी होंगे, कंडेंसेशन की प्रोसेस भी होगी। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर से लिक्विड स्टेट में जाते हैं, वेपर से लिक्विड स्टेट में जाते हैं। मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, पानी लिया आपने लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और पानी से क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहा है, मतलब वाटर जा रहा है आपकी गैसीय स्टेट में या वेपर में, और फिर कुछ वेपर्स वापस क्या हो रहे हैं, लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, कुछ वेपर क्या हो रहे हैं, लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। तो ऊपर वाली जो प्रोसेस है वो आपकी क्या है, इवेपोरेशन। नीचे वाली जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। अब पहली चीज तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों है सर, अरे हीट नहीं दे रहे क्या आप, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब करके ही तो वाटर लिक्विड से किस में जाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो रही होगी इस क्लोज कंटेनर के अंदर, यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने वेपर बन रहे हैं, जितने लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं, उतने ही वेपर फेज से क्या आ रहे हैं, लिक्विड बन रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। मींस कंडेंसेशन और इवेपोरेशन में क्या होगा, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। ये किस स्टेज पे हमने लिखा है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। हाँ, वही वाला इक्विलिब्रियम जो क्लास 11th में था, ठीक है, सेम वही। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में एस्टेब्लिश हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में एस्टेब्लिश हुआ है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है बेटा आपके इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में, या कहो वाटर लिक्विड फेज और वाटर वेपर फेज में, वाटर लिक्विड फेज और वाटर वेपर फेज में आपका ये बना है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो अब ये जो वेपर्स बने, ये इस सरफेस पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, इस वाटर के सरफेस पे, वाटर की जो लेयर बनी हुई है, इस पे कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, इस पे कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे, ये प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या लिए थे, वाटर लिया, और उसके क्या बने, वेपर्स बने। अब ये वेपर्स जब इस वाटर सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट जरूर करेंगे, स्टीम क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम पे इन्होंने जितना प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे लगाया होगा, वही प्रेशर आपका क्या कहलाता है बेटा, वेपर प्रेशर, ठीक। क्लियर है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जब वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हिंदी में ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब वाटर, जब वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर exerted by vapor, total pressure exerted by vapor of liquid on the surface of liquid, on the surface of liquid
इन अ क्लोज कंटेनर में ही मेजर किया जाता है। इन अ क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लोज कंटेनर क्यों सर? अगर ओपन होगा तो बेटा आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। फ्लूइड्स आपने पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, क्लास 11th में, छोड़ दो, बात ही नहीं करते, है ना। जय श्री राम। आगे चलते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में आ रहा है? इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में आ रहा है बेटा? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में हमारा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? वेरी गुड, इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम वर्ड सुन के घबराना नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वर्ड सुन के घबराना नहीं है। या आप कह सकते हो वाटर लिक्विड फेज में इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन वेपर फेज। और ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? सॉरी, एंडोथर्मिक होती है। अब इसका हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, देखो एक तो कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा जाता है और एक प्रेशर की टर्म में लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही आपने लिखा सीखा है। तो यहाँ पे हम प्रेशर की टर्म में लिख रहे हैं। क्यों? हमें प्रेशर चाहिए ना, पेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर है, तो प्रेशर की टर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट में क्या है? PH2O। किस फेज में? वेपर फेज में। अपॉन रिएक्टेंट का लिखते हैं। रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पे प्योर लिक्विड है, तो लिक्विड का हम नहीं लिखते हैं, याद है, लिक्विड का नहीं लिखा जाता। तो जो वेपर बने उनका जो प्रेशर होगा वो यही नहीं है, यही तो हमारा क्या बना है? वेपर प्रेशर। भैया वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसी को तो हमने लिखा है, उसी को तो लिखा है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और देखो दो चीजें आप लिखते थे 11th में, अगर भूल चूक से याद है तो KC और KP। KC लिखा जाता था बेटा जब हम बात कर रहे हो कंसंट्रेशन में, और KP लिखते थे जब हम बात कर रहे हो प्रेशर की टर्म में। तो आप इसको KP भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इससे भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज KP इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या था यहाँ पे? वाटर था, तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या नोट की? वेपर प्रेशर, आपको क्या चीज याद रखनी है अपने दिमाग में? वेपर प्रेशर जो होता है प्योर लिक्विड का इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में एस्टेब्लिश होता है ये हमने बात कर ली, के EQ लिखो या KP लिखो, ठीक है। अब क्लास 11th में और तो कुछ चीज़ याद होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना तो ज़रूर याद है कि जो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, है ना, दो चीज़ें। तो अगर हम बात करें जो हमारा वेपर प्रेशर है, जो हमारा क्या है? वेपर प्रेशर किसका? प्योर लिक्विड का। किसकी बात कर रहे हैं हम बार बार बेटा? प्योर लिक्विड की। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेम्परेचर एंड दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड।
टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है भैया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इससे भी मेन आप क्या याद रखोगे, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? एक चीज जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे, अमाउंट ऑफ लिक्विड। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। कैसे कि एक कंटेनर में हमने 1 लीटर पानी लिया और एक कंटेनर में हमने 2 लीटर पानी लिया, ठीक है? एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है, दो एक कंटेनर में 2 लीटर पानी है। तो भैया किस में वेपर ज़्यादा बनेंगे, किस में वेपर ज़्यादा बनेंगे और किसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा? तो भैया अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग से हमने बता दिया। ये क्या है, ग्रीन। और इसी को बेटा क्या कर दो, जो नहीं करता है उसको रेड से ध्यान रखना, बस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ लिक्विड, बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं आपके, ठीक है? क्लियर है? चलो अब एक एक करके इनके इफेक्ट को समझते हैं। पहला लिखते हैं हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? पहली हेडिंग क्या होगी आपकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। अब देखो, प्योर लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है? जो वेपर प्रेशर होता है प्योर लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, ठीक है? अब इसको समझने के बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है? इसको समझने के आप बहुत सारे तरीके से समझ सकते हो। अरे ये क्या हुआ, चलो देखो, इसका रीज़न क्या है। रीज़न नंबर 1, आप बोल सकते हो भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने ज़्यादा हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, जो मोलिक्यूल्स थे, मोलिक्यूल्स इन लिक्विड फेज, ठीक, मॉलिक्यूल्स से लिक्विड फेज में, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इतना तो पता ही है कि बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब इनकी बढ़ेगी, मतलब इनमें और ज़्यादा एनर्जी आएगी, ये एक दूसरे से भागेंगे, तो लिक्विड फेज से एस्केप करके, ठीक है, एस्केप टू गैसियस फेज, या लिखो वेपर फेज। भैया लिक्विड से भाग रहे हैं, देखो यार, बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि सॉलिड के बीच में डिस्टेंस कम होता है, लिक्विड के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वही थ्योरी लगा रहे हैं हम, ठीक है? ये और ज़्यादा दूर भागेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये किस फेज में आ जाएंगे, वेपर फेज में या गैसियस फेज में आ जाएंगे ना। तो बस वही रीज़न है, ठीक है, एस्केप टू वेपर फेज, ठीक। वेपर फेज, वेपर ज़्यादा बने तो भैया क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक क्लोज कंटेनर के अंदर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्लोज कंटेनर के अंदर आपने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, वेपर फेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया,
तो इसके कारण वेपर प्रेशर भी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा था तो वेपर प्रेशर भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। इसी को तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को तो हम बेटा क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब दूसरी चीज, आपके स्कूल में बड़ा फेमस है ना कि उल्टी सीधी चीजें कराने का, बच्चों को समझ नहीं आती कहाँ से। सिंपल 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 वे में समझाएंगे। दूसरा रीजन दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो। कैसे? ली चैटलियर बाबा थे एक, है ना, क्लास 11th में एक बाबा थे जिनका नाम था ली, ठीक है, ली चैटलियर। बार बार, ठीक है, क्लास 11th यूज़ होगी, ठीक है, यूज़ होगी। यहाँ पे जितनी यूज़ होगी। अब आपको ये नहीं करना कि इक्विलिब्रियम पढ़ना स्टार्ट कर दो 11th का, ठीक है। आपको 11th का इक्विलिब्रियम पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। बस यहाँ पे मेरे को अच्छे से सुनते रहना है। जो ली चैटलियर प्रिंसिपल था वो क्या कहता है कि आप कोई भी फैक्टर चेंज करते हो, ठीक है, आप कोई भी फैक्टर चेंज करते हो तो इक्वेशन हमारी उस तरफ भागती है, पैरामीटर हमारे उस तरफ भागते हैं जहाँ पे उसका इफेक्ट हम खत्म कर सकते हैं, जहाँ पे उसका इफेक्ट हम खत्म कर सकते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है। मतलब तुम जो मर्जी करो, रिवर्स में जाएगा। ठीक है। जो तुमने अच्छा काम किया है, बुरा काम करने लग जाओ। ये काम करना नहीं है, करना नहीं है। ठीक है। देखो समझो, H2O लिक्विड, इक्विलिब्रियम, H2O वेपर। प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। आधी जनता को तो यही नहीं समझ आता। अब आधी जनता इसमें कंफ्यूज होती है क्योंकि यहाँ पे आपके स्कूल में ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों ही कराई जाती हैं। अरे सीधा सीधा बता दो भाई, लिक्विड से जब वेपर जा रहा है तो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। क्यों है? क्यों आप इसको हीट नहीं दे रहे क्या? सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जभी तो वो लिक्विड से वेपर में जाएगा। है भाई। ओ महाराज, है ना, यहाँ पे एंडो एक्सो करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम है आपका, इस पे हीट दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तभी तो लिक्विड से ये किस स्टेट में जाएंगे, वेपर स्टेट में जाएंगे। तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बात खत्म। लिक्विड से वेपर बने कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब और हीट दे रहे हो यार। और हीट दे के देखो भैया, यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है तो T1 ज़्यादा होगा ना T2 से, लिक्विड में ज़्यादा होगी। वहाँ पे लेटेंट हीट चली जाती है। हीट कैलकुलेट अलग होता है, हीट और टेम्परेचर थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम है। लेकिन कॉमनली हम हीट दे के क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हीट ज़्यादा दे रहे हो आप, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ली चैटलियर बाबा क्या कहते हैं कि भैया, क्या क्या भैया, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम उस साइड खिसक जाएंगे जिस साइड टेम्परेचर क्या हो, कम हो। टेम्परेचर कम किस साइड है, वेपर वाली साइड। तो मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो जय श्री राम, है ना। इतनी सी तो बात है। ली चैटलियर बाबा ने जो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, तुम कहोगे प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स कम की तरफ चले जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम वहाँ जाएंगे टेम्परेचर जहाँ पे कम हो। ठीक है। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज, टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है, वेपर, दैट इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, RHS। और इसका मतलब
राइट हैंड साइड में क्या है, वेपर ज़्यादा है, मीन्स मोर वेपर विल फॉर्म। मीन्स मोर वेपर विल फॉर्म, है ना। तो जो ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हेंस फॉर द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो जब आपने टेम्परेचर क्या करा, बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी रिलेशन को तो हम शायद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात खत्म। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सबका यहीं पे पता साफ, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। कहीं पे एक्सो लिखवाया है, कब ये एक्सो होगी, कब ये एंडो होगी, कब क्या होगा, कब क्या होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, इस चीज़ का इस्तेमाल कब करोगे, इस्तेमाल कब करेंगे, मतलब इस प्रिंसिपल को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब आप किस चीज़ में काम करोगे, जब आप सेम लिक्विड का दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो, ठीक है। यूज्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन, ये ऐसे लिखते हैं, एप्लीकेबल व्हेन सेम लिक्विड same liquid is compared at two different temperature, is compared at two different temperature। ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर सेम ही लिक्विड को अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं लगते कब कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, सब बत्ती गुल है। फॉर एग्जाम्पल, एक लिक्विड ए है, कोई लिक्विड है ए, T1 केल्विन पे इसका प्रेशर था, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, P1 atm। T2 केल्विन पे इसका वेपर प्रेशर था P2 atm। अगर T1 ज़्यादा है T2 से, T1 क्या है, ज़्यादा है T2 से, तो फिर आंसर क्या आएगा, प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, P2 ग्रेटर देन P1 होगा या P1 ग्रेटर देन P2 होगा। ठीक है, तो क्या होगा भैया, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर T1 ज़्यादा है, T1 पे प्रेशर क्या है, P1 है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही लिक्विड को मेजर कर रहे हो, यहाँ पे आप एक ही लिक्विड को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो बेटा। एक ही लिक्विड को दो अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर करोगे तो आप ये लगा सकते हो, अगर दो डिफरेंट लिक्विड ले लिए आपने, ठीक है, दो डिफरेंट लिक्विड ले लिए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। अब कितना होता है भाई, आपने ये तो पढ़ लिया कि टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो रहा है, इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, कितना इंक्रीज हो रहा है, बताओ। देखो, फिर से थोड़ी सी यादें ताज़ा करते हैं आपकी। लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास मतलब 11th वाले में, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर था। उस चैप्टर में एक बड़ी खूबसूरत सी इक्वेशन थी,
कि नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक इक्वेशन थी जहाँ पे K1 और K2 क्या थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 T1 टेम्परेचर पे था और K2 T2 टेम्परेचर पे था। ठीक। डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या था, एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या था, एंथैल्पी चेंज। क्लियर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T1 T2 टेम्परेचर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और T1 T2 क्या हो गया, टेम्परेचर। अब यहीं पे इस इक्वेशन को हम अपने काम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है ना। वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही तो बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर वेपर प्रेशर, अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो मैं P1 को K1 और सॉरी K2 K1 को P1 लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही तो बराबर है ना भाई। प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही बराबर है। और ऐसे ही P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2, या K2 को हम क्या लिख सकते हैं, P2। तो हमारी इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी, नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2। जो प्रेशर P2 है वो टेम्परेचर T2 पे है। P2 है एट T2 टेम्परेचर, T2 केल्विन, और P1 है एट T1 केल्विन। ठीक है। तो एक सुंदर सी इक्वेशन आप ये भी याद रखोगे। कहाँ पे पूछ लेते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा बेटा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, इतनी घबराने की कोई बात नहीं। सीधा सीधा क्वेश्चन, नहीं तो MCQ में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज MCQ में आपसे क्या पूछी जा सकती है, ये इक्वेशन पूछी जा सकती है कि अगर T1 पे ये है, T2 पे ये है, निकालने के लिए हम किस रिलेशन का यूज करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। चलो, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें सेम लिक्विड का ही मेजर करना था, सेम लिक्विड को दो अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर करना है, तो हमने क्या यूज किया था कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब अगर दो डिफरेंट लिक्विड को, अगर आपको दो डिफरेंट लिक्विड दे दिए, ठीक है ना, दो डिफरेंट लिक्विड दे दिए, तब हम कैसे बताएंगे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो देखो उसके लिए भी एक रिलेशन होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is inversely proportional to boiling point, is inversely proportional to boiling point। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों सर, है ना। पहले क्यों का रीजन समझते हैं, पहले हम देखते हैं इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है। एप्लीकेबल व्हेन टू डिफरेंट लिक्विड्स आर कंपेयर्ड, या सिंपल लिखेंगे, यूज टू कंपेयर, यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट लिक्विड्स, टू या थ्री, ठीक है जो भी है, टू डिफरेंट लिक्विड्स। वो जो रिलेशन था वो हम यूज कर रहे थे एक ही लिक्विड को कंपेयर करने के लिए। उस रिलेशन को हम कैसे यूज कर रहे थे, एक ही लिक्विड को कंपेयर करने के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब कैसे होता है ये भी देख लो, है भाई, ऐसा क्यों होता है ये भी देख लो।
ये एक लिक्विड, और ये एक लिक्विड। ठीक है, मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है T1 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है T2। एक का बॉइलिंग पॉइंट T1 और एक का बॉइलिंग पॉइंट T2। T1 T2, और हम लेट करते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब येलो वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब क्या है, इसके वेपर्स लेट बनेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना मीन्स उसके वेपर लेट बनेंगे। वेपर लेट बनेंगे, वेपर कम भी बनेंगे। क्यों भैया, इसको ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, इसको ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब होता है उसमें ना इंटरेक्शन स्ट्रोंग है, फोर्सेस जो हैं वो क्या है, स्ट्रोंग है। फोर्सेस स्ट्रोंग का मतलब भैया लिक्विड के बीच में, लिक्विड ने ना, इस येलो वाले लिक्विड ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली पकड़ा हुआ है, ये पिंक वाले ने हल्के से पकड़ा हुआ है। इसको कम हीट दोगे, ये तुरंत क्या करेगा, थोड़ के बॉन्ड टूट जाएगा और ये वेपर में चला जाएगा। इसको आप उतना ही हीट ज़्यादा देते रहो, ज़्यादा देते रहो, तब जाके ये टूटेगा। तो इसके वेपर कम बनेंगे, इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, पिंक वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पिंक वाले के वेपर क्या बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं। समझ आ गया? ठीक है, ये स्लाइड चलो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल, हमारे पास है लिक्विड ए और एक लिक्विड है लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है 300 केल्विन और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 400 केल्विन, और इसका वेपर प्रेशर है P1 और इसका वेपर प्रेशर है P2। ठीक है, तो अब क्या चीज़ ठीक होगा, P1 ग्रेटर देन P2 या P1 लेस देन P2 या P1 इक्वल टू P2 है भाई? क्या चीज़ ठीक रहेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। हमें ये चीज़ पता है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, ए का, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, ए का। ए का है क्या, P1, तो हमारा आंसर क्या आया, P1 ग्रेटर देन P2। P1 ग्रेटर देन P2। बताओ क्लियर है? ठीक है, तो आज ये टेम्परेचर वाली कंडीशन आपने समझ ली। नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्ट ऑफ नेचर समझेंगे कि नेचर का, लिक्विड का नेचर कैसे हमारे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या करा, आज हमने मोलैरिटी की, आज हमने वेपर प्रेशर समझा, आज हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा। तो ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आप अगली क्लास में रिवाइज करके आएंगे, और तब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।